ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਦੇਸ਼ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਲਾਈਵ ਦੇਖ ਰਹੇ ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ। ਮੈਂ ਹਾਂ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਦੋਸਤ ਅਮਨ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਖਾਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਵੀਜ਼ਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜੀ ਸੁਣਨ 'ਚ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਗੱਲ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁਣ ਰਿਜੈਕਸ਼ਨ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਪਹਿਲੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਸੀ ਵੀ AIPs ਬਹੁਤ ਆ ਰਹੀਆਂ ਜੀ, ਇੰਨੀ AIPs ਆ ਗਈਆਂ, ਬਟ ਇਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ ਵੀ ਸਾਡੀਆਂ ਇੰਨੀਆਂ ਰਿਫਿਊਜ਼ਲਸ ਆ ਗਈਆਂ, ਅਸੀਂ ਇੰਨੀਆਂ AIPs ਲਾਈਆਂ ਸੀ, ਆਹ ਰਿਜੈਕਟ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਉਹ ਰਿਜੈਕਸ਼ਨ ਕਿਹਦੀਆਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਅੱਜ ਉਹਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਸਾਰੀ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਦਾ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਬਣਾਵਾਂਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਨਾ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਾਣਨੀਆਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਵੀ ਰਿਜੈਕਸ਼ਨ ਨਾ ਆਵੇ, ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ ਪਹਿਲਾਂ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਸੋ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਕੰਪਨੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੈਨੇਡਾ ਵੀ ਆਫਿਸ ਹੈ, ਮੋਹਾਲੀ ਵੀ ਆਫਿਸ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ PR ਵੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਅੱਜ ਸਾਰੀ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ UK ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ, ਜੇ ਸਮਾਂ ਬਚਿਆ ਤੇ PR ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ PR ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕਾਫੀ ਐਕਸਪਰਟਾਈਜ਼ ਰੱਖਦੇ ਨੇ। ਮੇਰੇ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਭਾਵ ਅੱਜ ਸਾਰੀ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਕਰਨ ਲਈ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਫਿਊਚਰ ਵਿੰਗਸ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਐਕਸਪਰਟ ਉਲਫਤ ਜੀ। ਉਲਫਤ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ ਸਰ। ਉਲਫਤ, ਜੋ ਮੈਂ ਸਟਾਰਟਿੰਗ 'ਚ ਇੰਟਰੋ 'ਚ ਕਿਹਾ ਵੀ ਰਿਫਿਊਜ਼ਲਸ ਆ ਰਹੀਆਂ, ਸਾਡੇ ਤੱਕ ਇਹ ਫੀਡਬੈਕ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ? ਕੀ ਫੀਡਬੈਕ ਹੈ ਓਵਰਆਲ? ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਵਿਜ਼ਿਟਸ ਵੀ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਬਹੁਤ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ कॉल्स भी आते हैं, ओवरऑल की सिनेरियो लग रहे हैं? बिल्कुल सर, रिफ्यूज़ल्स मेनली नहीं बात की जाती रिफ्यूज़ल्स के बारे में, सब बताते हैं। इनफैक्ट हम भी अपने रिजल्ट्स मंच पे लेके आए, चैलेंजिंग प्रोफाइल्स थी जो रिफ्यूज़ल्स के बाद भी जिनके वीज़ाज़ लिए गए। सो रिफ्यूज़ल्स स्टूडेंट्स की आ रही हैं, ऐसा नहीं है कि सिर्फ AIPs ही रिसीव हो रहे हैं, वीज़ा ही दिया गया है सबको, रिफ्यूज़ल्स भी रिसीव हो रहे हैं। अब वो रिफ्यूज़ल्स की क्या क्या रीज़न्स हैं सर, वो हम ज़रूर डिस्कस करेंगे, सो दैट स्टूडेंट को रिफ्यूज़ल से घबराने की ज़रूरत नहीं है। वो निश्चिंत होके अगर एलिजिबल है प्रोफाइल तो अप्लाई कर सके, अगर रिफ्यूज़ल भी आ चुकी है तो भी रीअप्लाई कर सकें। प्रॉपर अपना रीज़न ढूंढ के एंड प्रॉपर असेसमेंट के बाद स्टूडेंट रीअप्लाई करे और अपना वीज़ा लें, अपने ड्रीम्स फुलफ़िल करें। हमारे पास स्टूडेंट्स आ रहे हैं जिनकी रिफ्यूज़ल्स आई हैं, सो उनको ऐसा पोर्ट्रे किया जा रहा है या ऐसा लग रहा है कि पहले एम्बेसी ने वीज़ाज दिए हैं, अब एम्बेसी रिफ्यूज़ल्स दे रही है। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਸੌਫਟਵੇਅਰ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕੋਈ ਜੀ, ਉਹ ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਜਿਹੜਾ ਆਟੋ ਰਿਫਿਊਜ਼ਲ ਦੇ ਰਿਹਾ। राइट ये एक सभी स्टूडेंट्स में देखने के इफेक्ट हैगा या मिथ बनी हुई है? राइट, दिस इज ओनली अ मिथ, क्योंकि जब AIPs रिसीव हो रहे थे सर सब, तब स्टूडेंट्स के रिफ्यूज़ल्स भी आए हैं, अभी भी वीज़ाज भी रिफ्यूज़ हो रहे हैं एंड AIPs भी आ रहे हैं। सो ऐसा नहीं है कि पहले एम्बेसी ने सिर्फ वीज़ाज दिए हैं और अब एम्बेसी सिर्फ रिफ्यूज़ल्स दे रही है। अच्छी प्रोफाइल्स हैं मैम, हमारी अच्छी प्रोफाइल है, 6 ईच हैं, SDS में लगी है, तो भी वीज़ा रिफ्यूज़ हो रहा है क्योंकि एम्बेसी ने पहले सारे वीज़ाज दे दिए, अब उनके पास वीज़ा खत्म हो गए तो वो रिफ्यूज़ल्स दे रहे हैं। राइट, ਸੋ ਇਦਾਂ ਦਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੀ ਵੀ ਇੰਨੇ ਅੱਜ 50 ਵੀਜ਼ੇ ਮਿਲੇ ਆ ਜੀ 50 ਦੇ ਦੇਣੇ ਆ, 51 ਜਿਹੜਾ ਹੋਰ ਮਰਜ਼ੀ ਆਇਆ ਆਪਾਂ ਚਾਹੇ ਵਧੀਆ ਫਾਈਲ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਰਿਫਿਊਜ਼ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਇਹ ਜਾਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਰਾਈਟ, तो ऐसा ਅੱਜ कुछ नहीं। ਜਾਣਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀਏ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਕੰਪਨੀ ਤੋਂ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਤੋਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਖੁਦ ICCRC ਮੈਂਬਰ ਜਿਹੜੇ ਪਾਰਟਨਰ ਨੇ, ਗੱਲਬਾਤ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਰੋਜ਼ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕੀ ਕਾਰਨ ਨੇ ਰਿਫਿਊਜ਼ਲ ਦੇ, ਕਿਹੜੀ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਨੂੰ ਰਿਫਿਊਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਨਾ ਬਹੁਤ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਟੂਡੈਂਟ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਣਾ, पेरेंट्स जुड़े होने हैं ਜਿਹੜੇ चीज़ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ जानना चाहते हैं। राइट, ਕੀ कहना? सो रिफ्यूज़ल्स के रीज़न्स सर, आपकी प्रोफाइल के असेसमेंट से ही पता लग जाता है कि इसका वीज़ा रिफ्यूज़ होगा या फिर लगाना चाहिए वीज़ा। पहले तो असेसमेंट जो करता है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है टू गाइड द स्टूडेंट करेक्टली। अगर आपकी प्रोफाइल असेसमेंट के बाद आपको अच्छे रिमार्क्स दिए हैं, अच्छे से सब कुछ बताया है, वेदर इट इज़ अ पॉजिटिव प्रोफाइल, एम्बेसी में लगने लायक है कि नहीं। कुछ प्रोफाइल्स हैं जो अदर कंट्रीज़ के लिए एलिजिबल हैं, कनाडा के लिए नहीं। सो असेसमेंट पे ही आपका पता चल जाता है कि आपकी जो फ़ाइल है वो कनाडा लग सकती है, ऑस्ट्रेलिया लग सकती है, UK लग सकती है। सो आपने कंट्री चूज़ करना स्पेसिफिकली कि मेरी प्रोफाइल के हिसाब से कौन सी कंट्री ठीक है, कौन सी कंट्री के लिए मैं एलिजिबल हूँ। अगर आप सारी कंट्रीज़ के लिए ओपन है, सारी कंट्रीज़ में आप जाना चाहते हैं, सो आपको एलिजिबिलिटी के हिसाब से कंट्री चूज़ करनी है। इफ़ नॉट, आपको कनाडा ही जाना है बट प्रोफाइल एलिजिबल नहीं है, बैंड स्कोर कम है, परसेंटेज कम है, यू शुड इम्प्रूव योर प्रोफाइल एंड देन अप्लाई। अब बात ये आ जाती है कि स्टूडेंट को कैसे पता लगेगा कि कौन सी कंट्री के लिए वो एलिजिबल है। इट इज़ ओनली अबाउट अवेयरनेस। मैं बार बार यही चीज़ स्टूडेंट को कहती हूँ दैट यू शुड बी अवेयर, योर पेरेंट्स शुड बी अवेयर कि क्या मैं एलिजिबल हूँ। मेरे को एजेंट, ऐसा नहीं है कि आपने अपनी प्रोफाइल एजेंट को दे दी एंड फिर आपको उसी पे निर्भर रहना है। यू शुड बी अवेयर आप
आपके पास इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी है, इतना बड़ा मंच है, देश प्रदेश लाइव अगर आप देखते हो सारे शोज़ के माध्यम से बहुत सी कंपनीज़ हैं, कैनेडियन कंपनी हैं, सब कुछ आपको बताया जाता है। तो स्टूडेंट शुड बी अवेयर, हर और हिज पेरेंट्स शुड बी अवेयर कि कहाँ से अप्लाई करवाना है, क्या डिफरेंस है एक एजेंट से, एक ICCRC मेंबर से फाइल असेस करवाने का। सो दीज लिटल थिंग्स स्टूडेंट शुड बी अवेयर ऑफ कि क्यों उसकी प्रोफाइल कैसे कैसे असेस होगी, कैसे आपकी प्रोफाइल एजेंट से लगेगी, ICCRC मेंबर से लगेगी, एंड कैसे वो अकॉर्डिंग टू द लॉज प्रेजेंट होगी। ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਸੀਗਾ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਸੌਫਟਵੇਅਰ ਲੱਗ ਗਿਆ ਜੀ, ਜੀ। ਆਟੋ ਸੌਫਟਵੇਅਰ ਹੈ ਉਹ ਰਿਫਿਊਜ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ। Right. ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਆਈ, ਚਲੋ ਸੌਫਟਵੇਅਰ ਵਾਲੀ ਛੱਡ ਦਈਏ, ਵੀਜ਼ਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਟਾਰਗੇਟ ਇੰਨਾ ਕੁ ਸੀਗਾ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੂਰਾ ਕਰ ਲਿਆ, ਹੁਣ ਰਿਫਿਊਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਰਾਈਟ। ਤੀਜੀ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਨੌਨ SGS ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਸੀਗੀਆਂ 1 ਚੋਂ 5.5, 2 ਚੋਂ 5.5, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਫਿਊਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਰਾਈਟ। ਜਦ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਮੰਨਣਾ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਗੱਲ 'ਚ ਕਿਹਾ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਚੰਗੀਆਂ ਫਾਈਲਸ ਵੀ ਰਿਜੈਕਟ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। राइट। ओवरऑल किच्छे जाके खड़ती है गल। बिल्कुल सर, हमारे रिजल्ट्स जब आए हैं हम सामने लेके भी आए हैं, इवन हमने बहुत प्रमोट किया है कि अगर एक में 5.5 हैं किसी मॉड्यूल में तो भी यू शुड अप्लाई, यू कैन अप्लाई बिकॉज वी आर हैविंग पॉजिटिव रिजल्ट्स। अगर आपकी एलिजिबिलिटी बनती है, कुछ कॉलेजेस हैं जो 2 में 5.5 के लिए भी एक्सेप्ट करते हैं, बट वी डोंट प्रोसीड फॉर दैट केस बिकॉज एम्बेसी में ऐसी प्रोफाइल्स रिजेक्ट होती हैं, आपकी प्रोफाइल इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं रहती। आप को कॉलेज ने एडमिशन दे दी, प्रोफाइल आपकी कॉलेज के लिए एलिजिबल है, मैं मानती हूँ, बट आपकी जब फाइल किसी और फाइल के साथ एम्बेसी में जाएगी जिसके 6 ईच हैं या 1 में 5.5 है, तो ऑब्वियसली प्रेफरेंस उसी को मिलेगी जिसका आई स्कोर अच्छा है। सो 2 में 5.5 अगर आपके हैं सो ऑब्वियसली यू शुड नॉट अप्लाई। बट बात करते हैं कि रिफ्यूज़ल्स क्यों आई हैं स्टूडेंट की। अगर आपके 1 में 5.5 है, प्रोफाइल अच्छी है, अच्छे से प्रेजेंट किए, तो वीज़ा रिसीव हुए हैं, हमें रिजल्ट्स अच्छे आए हैं, तो ही हमने प्रमोट किया है कि अगर 1 में भी 5.5 है तो भी यू कैन अप्लाई। 6 ईच वाले स्टूडेंट्स भी आज हमारे पास आ रहे हैं कि मैम रिफ्यूज़ल आ गई है क्योंकि ऑटो सॉफ्टवेयर लगा हुआ है, सॉफ्टवेयर रिजल्ट्स नेगेटिव आ रहे हैं सारी प्रोफाइल्स के, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। अगर आपकी प्रोफाइल एलिजिबल है, आपकी प्रोफाइल अच्छे से प्रेजेंट की जा रही है, अच्छे से असेसमेंट हुई है, आपकी प्रोफाइल के हिसाब से रेलिवेंट आपको ऑप्शन दिया गया है, एंड रेलिवेंट ऑप्शन के बाद उसकी प्रेजेंटेशन अकॉर्डिंग टू द लॉज हुई है, आपकी प्रोफाइल एम्बेसी में अच्छे से प्रेजेंट की है, आपने सारे रीज़न स्पेसिफाई किए हैं दैट वाई यू वांट टू गो अंडर दिस कोर्स, अंडर दिस कॉलेज, इस प्रोविंस में आप क्यों जाना चाहते हो, आपको ये स्टडी क्यों करनी है, क्यों आपको कनाडा से स्टडी करके वापस आना है। ये चीज़ें अगर आप अच्छे से स्पेसिफाई करोगे, अकॉर्डिंग टू द लॉज प्रेजेंट करोगे अपनी फाइल, तो आपका वीज़ा ज़रूर आएगा। सो इसीलिए बार बार हम कहते आए हैं दैट यू शुड बी अवेयर, यू शुड बी अवेयर एंड यू शुड बी नोइंग कि आप अपनी प्रोफाइल जहाँ से लगवा रहे हैं क्या वो एक्सपीरियंस्ड हैं, ICCRC मेंबर से लगवा रहे हैं, एजेंट से लगवा रहे हैं, असेसमेंट अच्छे से हो रही है एंड प्रेजेंटेशन अच्छे से हो रही है। यही छोटी छोटी चीज़ अगर आपकी करेक्ट होगी तो ही आपका वीज़ा आएगा। सो ऐसा कुछ नहीं है कि सॉफ्टवेयर लगा हुआ है, वीज़ा रिफ्यूज़ ही करी जा रहे हैं क्योंकि सारे वीज़ाज दे चुके हैं, सीट्स ख़त्म हो चुकी हैं। अगर प्रोफाइल अच्छी है आपकी तो आपका वीज़ा ज़रूर आएगा, अगर अकॉर्डिंग टू द लॉज और अच्छे से प्रेजेंट की गई है। ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਰਕ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਇਹ ਤਾਂ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਬੜਾ ਸੌਖਾ ਹੈ ਜੀ, ਆਨਲਾਈਨ ਫਾਈਲ ਲਾਉਣੀ ਹੈ, Right. ਫਾਰਮ ਹੈਗਾ, ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਡਾਕੂਮੈਂट्स ਨੇ ਉਹ ਲਾ ਦੇਣੇ ਆ, ਤੇ कोई झंझट वाली गल नहीं। बिल्कुल सर, असेसमेंट पहले तो अगर आपको ऑप्शन सब करेक्टली मिला है देन इट कम्स ऑन फाइल प्रेजेंटेशन। आपकी फाइल प्रेजेंटेशन का मेन जो पार्ट है दैट इज़ SOP। आपकी SOP कई बारी स्टूडेंट्स हमारे पास आते हैं जिनकी फाइल रिजेक्शन का मेन रीज़न होता है SOP। SOP ठीक ना बनया होना या SOP लग्या ही ना होना। कई बारी स्टूडेंट्स ऐसे आते हैं जिनकी SOP लगी ही नहीं होती सर। सो SOP ना लगवाना, क्योंकि ऐसा बहुत बारी सुना है मैंने स्टूडेंट से कि मेरे को बोला गया कि आपकी फ़ाइल तो बहुत अच्छी है, SOP लगाने की ज़रूरत नहीं है, एंड नहीं है जी, और उसकी रिफ्यूज़ल आ जाती है। मेनली जो देखा गया 216, क्योंकि रीज़न हम SOP में स्पेसिफाई करते हैं कि हम स्टडी करके वापस क्यों आएंगे। सो वी हैव टू स्पेसिफाई इन आवर SOP। बेसिक नहीं होनी चाहिए, आपकी SOP टू द पॉइंट होनी चाहिए, हर एक चीज़ उसमें स्पेसिफाई किया होना चाहिए। दिस इज़ द मेन पार्ट ऑफ फाइल प्रेजेंटेशन। सो आपकी SOP बहुत ही करेक्टली होनी चाहिए, वापस आने के रीज़न्स उसमें अच्छे से मेंशन किए होने चाहिए, क्यों आप ये कोर्स ले रहे हैं वो अच्छे से मेंशन किए होने चाहिए। सो दीज लिटल थिंग्स लीड टू द रिफ्यूजल्स और वीज़ा ग्रांटेड जी। सो SOP जो उल्फत जी का मनना है भी ये बहुत बड़ा एक कारण बन रही है, ठीक ना लग्या होना या लग्या ही ना होना। बहुत जगह ते बिल्कुल असी भी सुने भी SOP मैंडेटरी नहीं है जी, किते भी मंगया नहीं गया, किते भी लिखिया नहीं गया। जो लिखिया ही नहीं
ਤੇ ਫਿਰ ਕਿਉਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। जी, क्योंकि सर स्टूडेंट की रिजेक्शन दी गई है, हम क्यों स्पेसिफाई करेंगे, हम कैसे स्पेसिफाई करेंगे कि हमने वापस आना है आफ्टर आवर स्टडीज़, वो हम ऐसी SOP के माध्यम से ही स्पेसिफाई कर सकते ਉਹ हैं। ਫਿਊਚਰ ਵਿੰਗ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਜੀ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆ ਰੀਜ਼ਨ ਸੀਗੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਮੁੜ ਕੇ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ, 3 ਵਾਰੀ 4 ਵਾਰੀ 5 ਵਾਰੀ ਰਿਫਿਊਜ਼ ਸੀ, जी, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਵੀਜ਼ਾ ਲਏ, राइट। ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਕੀ ਔਕੜਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਕਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਣੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਵੀ ਆਹ ਗਲਤ ਕੀਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ। जी बिल्कुल सर, व्हेन वी स्टार्टेड स्टडी वीज़ा, रिफ्यूज़ल्स वाले स्टूडेंट्स बहुत डरते घबराते थे। बेशक उनकी क्वेरीज आती थी, उनके क्वेश्चंस होते थे हमसे, लेकिन वो अप्लाई करने से बहुत घबराते थे। तो वी मेनली फोकस्ड ऑन जो रिफ्यूज़ल्स प्रोफाइल्स हैं, जो अच्छी प्रोफाइल्स हैं, जो बस एजेंट की गलती करके एंड स्टूडेंट की खुद की अवेयरनेस ना होने के करके रिफ्यूज़ल आई है। उन फाइल्स को अच्छे से असेस किया गया, एक्सेप्ट किया गया। अब रिफ्यूज़ल वाले स्टूडेंट घबराते भी बहुत है कि मैम इतनी बड़ी रिफ्यूज़ल है, कितने पैसे आप हमसे चार्ज करोगे। विदाउट एनी कॉस्ट वो प्रोफाइल्स हमने ली, उनको प्रॉपरली असेस करवाया कि वाई आर दे गेटिंग रिफ्यूज्ड, क्या रीज़न है रिफ्यूज़ल का। एजेंट गलत चूज़ कर रहे हैं, वो अपनी एक्सपीरियंस्ड एजेंट नहीं चूज़ कर रहे, अपनी प्रोफाइल की असेसमेंट कोर्स गलत है, रीज़न नहीं स्पेसिफाई कर रहे वापस आने का। तो वो रीज़न ढूंढ के, अगर प्रोफाइल में कमी है तो ऑब्वियसली वो प्रोफाइल को बोला गया कि आप इसको इम्प्रूव करके लगाइए। अदरवाइज़ अगर अच्छी प्रोफाइल है, एजेंट की गलती की वजह से रिफ्यूज़ल आ रही थी, तो वो प्रोफाइल का रीज़न ढूंढ के ओवरकम करके लगाया गया। एंड वी हैव very positive results after even 4 and 5 refusals। ਜੀ Right। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਇਹੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਬੈਨੀਫਿਟ ਹੁੰਦਾ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸਡ ਕੰਸਲਟੈਂਟ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਟੀਮ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਐਕਸਪਰਟ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਖਾਸੀਅਤ ਕਈ ਕੰਪਨੀਜ਼ ਦੀ, ਸਿਰਫ ਫਿਊਚਰ ਵਿੰਗ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗਾ, ਜਿਵੇਂ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਕੰਪਨੀ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਨੇ, ਉਹ ਐਕਸਟਰਾ ਚਾਰਜ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ICCRC ਮੈਂਬਰ ਦੇ ਨਾਮ 'ਤੇ। ਫਿਊਚਰ ਵਿੰਗ ਵੱਲੋਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਕੋਈ ਸਰਵਿਸ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਰਿਫਿਊਜ਼ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਮੁੜ ਕੇ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ, AIP ਨਹੀਂ ਆਈ, ਰਿਫਿਊਜ਼ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਕੰਟੈਕਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਕਾਉਂਸਲਿੰਗ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ ਵੀ ਐਕਚੁਅਲ ਵਜ੍ਹਾ ਕੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿੰਨੀ ਕੁ ਫੀਡਬੈਕ ਬੱਚਿਆਂ ਦੁਆਰਾ ਸਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੀ ਹੈ, ਉਹ ਬੜੀ ਸਪਸ਼ਟ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣ ਵਾਲਾ ਵੀਜ਼ਾ ਤਾਂ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਜੀ, ਤੁਹਾਡੀ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਵੀਕ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਸੈਲਫ ਅਸੈਸਮੈਂਟ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਅਵੇਅਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿ ਐਲੀਜੀਬਲ ਹਾਂ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਰਾਈਟ। ਹਰ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਉਲਫਤ ਜੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਮੇਰੀ ਐਲੀਜੀਬਿਲਟੀ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਰਾਈਟ। ਔਰ ਬੜੇ ਕੰਸਲਟੈਂਟ ਵੱਲੋਂ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਤੂੰ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਰਾਈਟ। ਪਤਾ ਉਦੋਂ ਲੱਗਦਾ ਜਦੋਂ 2 ਵਾਰ 3 ਵਾਰ ਰਿਫਿਊਜ਼ ਕਰਕੇ ਪੈਸੇ ਖਰਾਬ ਕਰ ਲਏ। ਰਾਈਟ। ਐਕਚੁਅਲ ਸਹੀ ਤਰੀਕਾ ਕੀ ਹੈ ਆਪਣੀ ਐਲੀਜੀਬਿਲਟੀ ਦੇਖਣ ਦਾ, ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਦੇਖਣ ਦਾ, ਆਪਣੀ ਆਪਸ਼ਨਸ जानने ਦਾ। जी सर, हर एक कंट्री का बहुत ही मेन क्राइटेरियाज हैं। जैसे अगर आपके एक में 5.5 है, कनाडा हो सकता है, 6 ईच है, कनाडा हो सकता है, आफ्टर 12th ये बैंड स्कोर चाहिए आपको, आफ्टर बैचलर्स ये चाहिए, ऑस्ट्रेलिया के लिए ये क्राइटेरियाज हैं। तो जो मेन क्राइटेरियाज हैं, एटलीस्ट वो स्टूडेंट को अवेयर होना चाहिए कि मैं कौन सी कंट्री के लिए एलिजिबल हूँ। बिकॉज अगर स्टूडेंट में अवेयरनेस नहीं होगी, पेरेंट्स में अवेयरनेस नहीं होगी, सो ऐसे बहुत बड़ी ऐसे केसेस आए हैं जो ख़राब हो चुके होते हैं, जो ख़राब कर दिए जाते हैं एजेंट की गलती की वजह से। सो इसीलिए स्टूडेंट का अवेयर होना आज की डेट में बहुत इंपॉर्टेंट है। एक और चीज़ जो स्टूडेंट ਲਈ ਵੀ ਜਾਣਨੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਸਟੂਡੈਂਟ ਨੂੰ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਓਵਰਆਲ ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਮੇਰੀ 65% 70 ਬਣ ਗਈ ਹੈ ਜੀ, ਤੇ ਦੈਟਸ ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ। ਰਾਈਟ। ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਓਵਰਆਲ 60 ਤੁਸੀਂ ਅੱਛੇ ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਿਣੀ ਜਾਂਦੇ ਹੋ। ਰਾਈਟ। ਉਹੀ ਮੈਟਰ ਕਰਦਾ ਜਾਂ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲੀ ਸਬਜੈਕਟ ਜੋ ਉਹਨੇ ਕੋਰ ਸਬਜੈਕਟ ਲਏ ਸੀ ਉਹ ਦੇਖਣਾ ਪੈਂਦਾ ਵੀ ਜੇ ਕੋਰਸ ਲੈਣਾ ਕਿਹੜਾ ਲੈ ਕੇ ਦੇਣਾ ਇਹਨੂੰ, ਕਿਹੜੇ सब्जेक्ट ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨੇ अच्छा परफॉर्म ਕੀਤਾ ਜਾਂ ओवरऑल परसेंटेज ਨਾਲ ਚੱਲ ਜਾਂਦਾ। नहीं सर, अगर आपके ओवरऑल परसेंटेज इतने हैं कि आप क्वालिफाई कर रहे हैं, सपोज हम कनाडा की बात करें, 60 है, 55% से ज़्यादा हैं आपके, यू आर एलिजिबल फॉर कॉलेज, आपको कॉलेज की सारी रिक्वायरमेंट्स आप पूरी कर लेते हैं। लेकिन पर सब्जेक्ट सपोज़ अगर हम कॉमर्स की बात करें, आपके बिजनेस में ज़्यादा मार्क्स हैं, आपके अकाउंट्स में कम मार्क्स हैं, बट आपकी ओवरऑल परसेंटेज जो है वो क्राइटेरिया पार कर रही है, लेकिन आपके अकाउंट्स में कम मार्क्स हैं, बिजनेस में ज़्यादा है, तो आपको जो ऑप्शन है वो आपको बिजनेस के हिसाब से चूज करना है। वो अकाउंट वाला कोर्स नहीं लेना जी, बिल्कुल सर, क्योंकि हमने इसमें रिफ्यूजल्स देखी हैं। सो नॉन मेडिकल ਦੀ ਸੇਮ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ, ਤੁਹਾਡੇ ਫਿਜ਼ਿਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘੱਟ ਨੇ ਨੰਬਰ ਤਾਂ ਕੈਮਿਸਟਰੀ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਮੈਥਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਛਾ ਪਰਫਾਰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਮੈਥ ਨਹੀਂ ਕਰਤਾ ਫਿਜ਼ਿਕਸ ਕੈਮਿਸਟਰੀ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਲੈ ਲਓ। ਰਾਈਟ। ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਟੈਕਨੀਕਲ ਨੇ, ਇਹਨੂੰ ਆਪ ਵੀ ਸਮਝੋ
क्योंकि ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਏਜੰਟ ਕਈ ਵਾਰੀ नहीं समझाਉਂਦੇ जा के। राइट सर, सो आपकी परसेंटेज के हिसाब से देखा जाता है, ओवरऑल आप ठीक है, आप क्वालिफाई कर रहे हैं, लेकिन आपका जो सब्जेक्ट है वो रेलिवेंट भी होना चाहिए और उस सब्जेक्ट में आपके अच्छे मार्क्स भी होने चाहिए। जो भी सब्जेक्ट में आपके अच्छे मार्क्स हैं उसी के हिसाब से आपको ऑप्शन दिया जाता है। ਜੀ Then ਸੋ visa। ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਜਿਹੜਾ ਸਮਝਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਉਲਫਤ ਜੀ ਨੇ ਟੈਕਨੀਕਲੀ। ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਇਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਆਪਸ਼ਨ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਬਿਨਾਂ ਝਿਜਕ ਦੇ ਕਾਲ ਕਰਿਓ, ਕੋਈ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਐਕਸਟਰਾ ਚਾਰजेस ਨਹੀਂ ਨੇ। ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਵੀਜ਼ਾ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਆਫਟਰ ਦ ਰਿਜੈਕਸ਼ਨਸ, ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਆਫਿਸ ਜਾ ਕੇ ਡਿਮਾਂਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਦੈਟਸ ਯੂਰ ਰਾਈਟ ਵੀ ਇਹ ਕਿਹੜਾ ਵੀਜ਼ਾ ਤੁਸੀਂ ਲਵਾਇਆ ਜੀ, ਕਿੰਨੇ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਜਿਹੜੇ ਰਿਜੈਕਟ ਹੋਏ ਸੀਗੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਵੇਂ ਵੀਜ਼ਾ ਲਿਆ। ਮੈਂ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਕੈਨੇਡਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅੱਗੇ ਟੌਪਿਕ ਤੋਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਤਾਂ ਸਟੂਡੈਂਟ ਵੀਜ਼ਾ ਦੀ ਗੱਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਇਨਟੇਕ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਫਿਰ ਪੀਆਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਜਾਣਗੇ ਕਿਹੜੇ ਇਨਟੇਕ ਦੇ ਵਿੱਚ? जैन इनटेक के लिए अभी स्टूडेंट अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन बहुत जल्दी करनी पड़ेगी क्योंकि आगे जाके ऑब्वियसली हमें पता है कि स्टूडेंट कितने डेफरमेंट ले चुके ਅੱਛਾ, हैं। ਬੱਚੇ ਕਈ 2020 ਵਾਲੇ ਵੇਟ ਕਰ ਰਹੇ ਉਲਫਤ ਵੀ राइट, फ्लाइट्स ओपन हो लैंड फिर अप्लाई करते हैं। बिल्कुल सर, एंड मैं बार बार उन स्टूडेंट्स को कहती आई हूँ दैट यू शुड नॉट वेट। अगर एलिजिबल है आपकी प्रोफाइल, ये गैप आपका जस्टिफाई नहीं हो पाएगा क्योंकि सब कुछ ओपन है, ऑनलाइन क्लासेस ओपन है, मे बी आपकी फाइल को बाद में प्रेफरेंस नहीं दी जाएगी। सो स्टूडेंट, अगर आप एलिजिबल हैं, जैन इनटेक में आपने सितंबर छोड़ दिया क्योंकि ट्रैवल ओपन नहीं था, आप यहाँ आपने डेफरमेंट ले लिया, सो जैन इनटेक के लिए यू डेफिनेटली शुड अप्लाई, क्योंकि हम देख रहे हैं कि अब पिछले स्टूडेंट्स के लिए जिनके पास वीज़ा है उनके लिए ट्रैवल खोल दिया गया। सो डेफिनेटली आगे जाके बहुत स्मूथ रहेगा सब कुछ अगर तो वीज़ा ट्रैवल खोलेंगे फिजिकली, जैसे क्राइटेरियाज बनेंगे, गाइडलाइंस बनेंगी, ट्रैवल भी खुलेगा। सो आप अपनी प्रोफाइल ना ख़राब करें, प्रोफाइल में गैप आएगा तो ऑब्वियसली दिक्कत आएगी। जैन इनटेक के लिए स्टूडेंट्स को अप्लाई करना चाहिए मेरे ख्याल से एज सुन एज पॉसिबल। ਜੀ ਸੋ ਜੈਨ ਇਨਟੇਕ ਦੀ ਪੋਸਿਬਿਲਿਟੀਜ਼ ਹੈ ਨੇ ਕਿ ਬੱਚੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਆ। ਤੇ ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ 20 ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਅਨਾਉਂਸਮੈਂਟ ਸੀਗੀ ਬੱਚੇ ਜਾਣਗੇ ਟਰੈਵਲ ਕਰਨਗੇ, ਉਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੁਝ ਅਪਡੇਟ? जी बिल्कुल, अगर आपके AIP आए हैं देन यू कैन नॉट ट्रैवल। ये उन्हीं स्टूडेंट्स के लिए है जिनकी वीज़ा स्टैंपिंग हो चुकी है। वी आर एक्सपेक्टिंग कि जल्दी ही हमारे जो स्टूडेंट्स हैं जिनकी AIPs रिसीव हो रहे हैं, क्या उनका सेकंड स्टेप वीज़ा का क्या प्रोसीजर रहेगा, क्या गाइडलाइंस रहेगी, वो जैसे ही अपडेट्स आती हैं ऑफिशियली थ्रू वेबसाइट भी बता दिया जाएगा, थ्रू शो भी बता दिया जाएगा स्टूडेंट्स को, एंड देन हमें पता लग ही जाएगा कि आगे जाके क्या गाइडलाइंस रहेंगी। जैसे ही कॉलेजेस की गाइडलाइंस, उनकी क्वारंटाइन सेंटर्स, जैसे जैसे भी प्रोसीजर रहेगा, वो जैसे ही हमारे पास गाइडलाइंस आएंगी वी विल बी टेलिंग द स्टूडेंट्स। ਅੱਛਾ, ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਆਨਲਾਈਨ ਕਲਾਸਿਸ 'ਚ ਇੰਟਰਸਟਿਡ ਨਹੀਂ ਸੀਗੇ, ਡੈਫਰ ਮੰਗ ਰਹੇ ਸੀ ਵੀ ਡੈਫਰ ਹੀ ਕਰਾ ਦਿਓ ਜੀ ਕਲਾਸਿਸ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਜੇ ਟਰੈਵਲ ਜਲਦੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਹ ਫਿਰ ਡੈਫਰ करके जो क्लासेस आउणगे उदों ही जाणगे। बिल्कुल सर, क्योंकि उन्होंने इतनी बार डेफरमेंट ले चुके हैं, क्योंकि ऑनलाइन अब कई स्टूडेंट्स का था जेन्युइन रीज़न भी, बट हमने बहुत ऐसी स्टूडेंट्स देखे हैं जो फिज़िकली वहाँ जाके ही पढ़ना चाहते हैं। कुछ कोर्सेज़ हैं ऐसे जो प्रैक्टिकली वहीं जाके हो सकते हैं, स्टूडेंट ऑनलाइन नहीं कर सकता, उन स्टूडेंट्स के लिए अलग गाइडलाइंस हैं। बट कुछ स्टूडेंट्स जिन्होंने बिना किसी रीज़न के डेफरमेंट लिया है उनको शायद आगे जाके प्रॉब्लम ज़रूर फेस होगी, बिकॉज हमें स्पेसिफाई करना पड़ेगा, हमें जस्टिफाई करना पड़ेगा कि क्यों डेफरमेंट लिया है हमने, क्यों हमने ऑनलाइन क्लासेस अटेंड नहीं की। सो इसका एक वैलिड रीज़न होना चाहिए, तभी आपको वीज़ा मिलेगा सेकेंड स्टेप। जी, सो कोई भी जानकारी चाहिए जी ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨੰਬਰਾਂ ਤੇ ਕਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਉਲਫਤ ਜੀ, ਕੈਨੇਡਾ ਪੀਆਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ राइट, ਕੀ ਸਿਨੈਰੀਓ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਜਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਸਮਾਂ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ? राइट, ड्यू टू पैंडमिक सर बहुत से डाउट्स हैं। ऐसा लग रहा है कि पीआर के लिए अभी ऐसा सोच रहे हैं लोग कि शायद पीआर का ऑप्शन तो छोड़ ही देना चाहिए, बिकॉज कोई अपडेट्स नहीं है, फाइल पिक नहीं हो रही। बट देयर आर सर्टेन प्रोग्राम्स, अगर हम PNP एक्सप्रेस एंट्री को छोड़ दें, वैसे तो ड्रॉज शुरू हो गए हैं, अब ऑफशोर के लिए भी ड्रॉज निकलना स्टार्ट हो गए हैं, लेकिन अगर PNP एक्सप्रेस एंट्री हम छोड़ भी दें, देयर आर सर्टेन अदर ऑप्शन, जैसे कि इन्वेस्टमेंट वीज़ा है, जैसे कि सेल्फ एम्प्लॉयड हैं। ये कुछ ऐसे वीज़ाज़ हैं सर, अगर हम टेक्निकली सोचेंगे तो ये ऐसे हैं जो आगे जाके अगर वीज़ा ग्रांट होता है तो ऑब्वियसली वो वहाँ पे जाके एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करेंगे जब अपना बिजनेस वहाँ पे सेटअप करेंगे, बिकॉज अल्टीमेटली वी हैव टू स्पेसिफाई एंड हमें गवर्नमेंट को अपना बिजनेस प्लान शो करना है कि हमें वहाँ जाके कौन सा बिजनेस करना है। सो दीज आर सर्टेन प्रोग्राम जो वहाँ पे जाके कनाडा को इकोनॉमिकली भी हेल्प करेंगे एंड लोकल लोगों को, पॉपुलेशन को वहाँ पे एम्प्लॉयमेंट भी देंगे। सो दीज प्रोग्राम्स आर इन स्कोप ड्यू टू, अगर पेंडेमिक भी
किसी चीज़ का पॉजिटिव रिजल्ट है तो वो ये प्रोग्राम्स हैं। तो पीआर के लिए अगर इन प्रोग्राम्स में आपकी एलिजिबिलिटी बनती है, यू शुड डेफिनेटली गेट योर प्रोफाइल असेस्ड। तो हम देखेंगे कि अगर यहाँ पे एलिजिबिलिटी बनती है, कोई दिक्कत नहीं है कि पीआर अभी शायद नहीं होगा या आगे जाके बंद हो जाएगा, बिकॉज टेक्निकली अगर सोचेंगे दीज प्रोग्राम्स आर इन गुड फ्यूचर ਜੀ फर्दर। ਸੋ ਪੀਆਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਤੱਕ ਰਾਬਤਾ ਕਾਇਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਆਇਲਸ ਘੱਟ ਬੈਂਡ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਪੀਆਰ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ 777-8 ਹੀ ਚਾਹੀਦੇ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਵੀ 5 ਬੈਂਡ ਜਾਂ 6 ਬੈਂਡ ਤੇ ਕੀ ਪੋਸੀਬਿਲਿਟੀ ਹੈ ਪੀਆਰ ਦੀ, ਇਹਨਾਂ ਤੱਕ ਆਪਣਾ ਰਾਬਤਾ ਕਾਇਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸ਼ੋਅ ਦਾ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਅਲਾਉ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਬਟ ਸ਼ੋਅ 'ਚ ਆਉਣ ਲਈ ਉਲਫਤ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। थैंक यू सो मच सर। ਧੰਨਵਾਦ ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ। ਸ਼ੋਅ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਖਤਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ, ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ।